केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने पुलिस कानून में एक ऐसा बदलाव किया है जिसके बाद केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार को आपकी सोशल मीडिया पोस्ट अच्छी नहीं लगी तो आपकी गिरफ्तारी तय है। जुर्माना तो एक तरफ, आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। बीजेपी और केरल की विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल सरकार के इस अध्यादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। वही बीजेपी जिसकी कुछ सरकारों पर खुद अभिव्यक्ति के अधिकारों के हनन के आरोप लगते रहे हैं, जिस बीजेपी शासित कई राज्यों में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन आज बात केरल की पिनरी विजयन की अगुवाई वाली लेफ्ट फ्रंट सरकार की होगी और उसके इस दमनकारी अध्यादेश की बात होगी। आपको क्या लग रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी से सिर्फ दक्षिणपंथी पार्टियां ही चिढ़ती हैं? लेफ्ट और राइट जितना एक दूसरे से अलग होने का दावा करते हैं, कई मामलों में वो उतने ही एक दूसरे के जैसे ही हैं। कभी सोचा आपने कि जिन राजनीतिक पार्टियों को आप वोट देकर सत्ता की चाबी देते हैं, वो आपकी सांस पर पहरा बिठाने के बारे में कानून बनाने में जुट जाती हैं। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी जिनकी आंखों में हमेशा खटकती है, फिर वो एक ऐसा पुलिस तंत्र तैयार करती हैं जिसमें सरकारी दमन की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या केरल सरकार का अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ ये कानून, उसे ये वापस ले लेना चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो आखिर क्यों लाई केरल सरकार ये नया कानून? हुआ यूं कि सितंबर के महीने में केरल के एक वीडियो ब्लॉगर ने अपने वीडियो में कुछ महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उन महिलाओं ने ब्लॉगर विजय नायर का विरोध किया। पुलिस ने उस ब्लॉगर के खिलाफ केस भी दर्ज किया। इस घटना के बाद ही पिनरी विजयन सरकार हरकत में आई तो उसने कहा एक नए कानून में एक नए प्रावधान की जरूरत है। बस उसके बाद ये अध्यादेश लाया गया जिसे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने जिस पर हस्ताक्षर भी कर दिए और वो अब कानून बन चुका है। सवाल यह है कि क्या ऐसे ब्लॉगरों से निपटने के लिए आईपीसी की दूसरी धाराएं काफी नहीं? क्या उन औरतों को इंसाफ दिला सकने वाले कानून पहले से ही मौजूद नहीं? फिर लेफ्ट फ्रंट केरल सरकार को एक नया कानून लाने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसा कानून जो अभिव्यक्ति की आजादी को ही अपराध की श्रेणी में ला खड़ा करे? लेकिन इसका जवाब समझना है तो यह समझना भी जरूरी है कि पिछले सालों में नागरिकों के अधिकारों से संबंधित कानून डाइल्यूट किए गए हैं या मनमर्जी से उसमें फेरबदल किए गए हैं या कुछ कानून को और ताकतवर बनाया गया है। सरकार ने अपने हाथों में और ताकत हासिल किए उन कानून में फेरबदल करके। मैं यूएपीए कानून की भी बात कर रहा हूं, जिसके बाद अब सरकार पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से उन कानून को इंप्लीमेंट कर रही है और जायज विरोध को भी अब अपराध की श्रेणी में डाला जा रहा है। विरोध की आवाज को कुचला जा रहा है। अब तो सोशल मीडिया पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी भी आपकी गिरफ्तारी का सबब बन सकती है। केरल ने तो एक बाकायदा एक कानून ही इसको बना डाला है। इसको लेकर सरकार की मुखालफत के लिए भी कैसे पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, ये भी हमें और आपको मालूम है। गिरफ्तारियां हो रही हैं उन पत्रकारों की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो। और अब लोकतंत्र को पुलिसिया तंत्र में तब्दील करता केरल सरकार का ये नया कानून, जो जाहिर तौर पर असंवैधानिक ही कहलाया जाएगा। केरल का क्या मामला है? दरअसल हुआ यह कि केरल सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए केरल पुलिस एक्ट में धारा 118A जोड़ दिया है, जिसके तहत किसी के खिलाफ किसी भी ऐसी टिप्पणी को छापने या उसको फैलाने के लिए उसे 3 साल की सजा हो सकती है। वो टिप्पणी जो धमकी भरी हो, अपमानजनक हो, मानहानि करती हो या किसी के लिए गाली गलौज की भाषा में लिखी गई हो या कही गई हो वो टिप्पणी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपमानजनक है या मानहानि से भरा हुआ है, क्या धमकी भरा कंटेंट है, ये कौन तय करेगा? ये प्रावधान इस पर खामोश है। यानी आपने तो सोशल मीडिया पर लिख दिया कि ये अधिकार आपको देश के संविधान ने दिया है, लेकिन केरल सरकार उसे अपराध मान सकती है और राज्य की पुलिस आपको गिरफ्तार करके आपको जेल भेज सकती है।
हो सकता है आपकी ये टिप्पणी सरकार को नागवार गुजरे क्योंकि आपने उस टिप्पणी में सरकार की मुखालफत की है, चाहे वो सोशल मीडिया पर टिप्पणी हो। लेकिन यहां पर आपको एक बात बतानी बेहद जरूरी है। केरल सरकार ने ऐसा ही एक मिलता जुलता कानून या प्रावधान पहले भी लागू किया था। ये एक्ट 2011 का है जिसमें एक प्रावधान था 118D में, बताता हूं उसके बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था। हुआ यह कि 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने संसद के बनाए कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट 2000 उसके एक प्रावधान 66A को निरस्त कर दिया था। ठीक है, इस आधार पर कि यह प्रावधान 66A अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। दूसरा यह कि केरल सरकार ने भी IT एक्ट के इसी 66A प्रावधान की तर्ज पर केरल पुलिस एक्ट में सेक्शन 118D का प्रावधान किया था। कुछ ऐसी भाषा उसकी भी थी जो 66A की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2015 के उस फैसले में केरल सरकार के इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। यानी 2015 में 2 प्रोविजंस निरस्त हुए, एक केंद्र सरकार के IT एक्ट 2000 का 66A और दूसरा केरल सरकार का जो पुलिस एक्ट था उसका सेक्शन 118 का D, ये भी निरस्त हो गया। फिर सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नो मीन्स नो बोल दिया था तो आखिर वही केरल सरकार शब्दों का हेर फेर करके वैसा ही दूसरा प्रावधान लागू कर क्या संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी नहीं कर रही है? CPM नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन इस नए कानून को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं है, कतई नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार को दूसरा कानून बनाना चाहिए था। 66A जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया तो केंद्र सरकार ने तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव दिया नहीं, तो मैंने ये कानून बनाया, हमारी सरकार ने कानून बनाया 118D। यानी कि आप संविधान के मूलभूत अधिकार का मजाक उड़ाने वाला एक कानून बनाते हैं। जाहिर है इस नए कानूनी प्रावधान का चौतरफा विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने कहा पत्रकार ही नहीं बल्कि सरकार तो, यानी केरल सरकार तो उसके खिलाफ लिखने वालों पर नकेल कस रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट जा ही चुका, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर आपको सिद्दीक कप्पन, पत्रकार सिद्दीक कप्पन की याद दिलानी बहुत जरूरी है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन जी, जिन्हें हाथरस कांड के दौरान यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था 5 अक्टूबर को। यूपी सरकार ने सिद्दीक कप्पन पर आरोप लगाया था कि वो राज्य में जातिगत हिंसा फैलाना चाहता था। पिछले लगभग 50 दिनों से सिद्दीक कप्पन, पत्रकार सिद्दीक कप्पन जेल में है। कप्पन की गिरफ्तारी को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठे। आज कप्पन के अपने होम स्टेट की लेफ्ट फ्रंट सरकार भी ऐसे ही एक विवादित कानून को लेकर कटघरे में है, क्योंकि केरल का यह नया कानून कप्पन जैसे पत्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी की धज्जियां उड़ा रहा है। समझ रहे हैं ना आप? लेफ्ट हो या राइट, अभिव्यक्ति की आजादी दोनों को रास नहीं आती और उसको कुचलने की साजिशों को अंजाम देने से राज्य सरकारें कभी बाज नहीं आती और उनके इस काम में राज्य की पुलिस उनकी सबसे बड़ी सहायक बनती है। पिछले सालों में हमने देखा किस तरह से हमारा लोकतंत्र एक पुलिस तंत्र में तब्दील हो रहा है और ऐसा हमने कई राज्यों में होते हुए देखा है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य। पत्रकारों के खिलाफ दनादन FIR और उनको हैरेस करने, उनको अरेस्ट करने, उनकी आवाज को कैसे भी दबाने में राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से बढ़ चढ़ कर दमनकारी हथकंडे अपनाए हैं। ये तो हम जानेंगे आखिर किस वजह से इस नए प्रावधान को कानूनी शक्ल दी गई, हमने आपको बताया भी। मगर यह भी जानना जरूरी है कि 2015 में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट के सेक्शन 66A और केरल पुलिस एक्ट के 118D को क्यों निरस्त किया?
सुप्रीम कोर्ट का सवाल तब यह था कि ये कौन तय करेगा कि क्या मैसेज गलत है या धमकी भरा है या अपमानजनक है, क्योंकि उस कानून में कहीं भी इन शब्दों के डेफिनेशन नहीं दिए गए थे, 66A में भी और 118D में भी केरल पुलिस एक्ट के डेफिनेशन नहीं है, डिफाइन करता हुआ कि ह्यूमिलेटिंग क्या है, डेफेमेटरी क्या है। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इस प्रावधान का सरकारें नाजायज इस्तेमाल कर सकती हैं, विरोधी आवाज को दबाने में इस्तेमाल कर सकती हैं या अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर सकती हैं। इसलिए उन प्रावधान को गैर संवैधानिक ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, 66A भी और केरल पुलिस एक्ट का 118D भी। अब केरल सरकार ने उसी केरल पुलिस एक्ट के उसी सेक्शन में 118 में एक नया प्रावधान 118A जोड़ दिया, जो अब विवादों में है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 118D निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने, केरल सरकार ने 118A के जरिए कुछ वैसा ही कुछ नया खेल कर दिया, हेर फेर करके शब्दों का। इसमें भी शब्दों का खेल किया गया, जैसे कि प्रावधान की मूल भावना दरअसल वही है, मूल भावना वही है जो 118D में थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में निरस्त कर दिया था। मैं बार बार इसको आपको बताना चाहता हूं, यानी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाली कहावत। बल्कि इस नए प्रावधान के तहत 118A के तहत अब सिर्फ कंप्यूटर या ऐसे माध्यम से भेजे हुए मैसेज नहीं, बल्कि दूसरे माध्यमों से भी भेजे गए मैसेज भी इस कानूनी प्रावधान के दायरे में लाए जाएंगे, जिसके लिए 10,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा दोनों हो सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस प्रावधान यानी 118A में भी उन शब्दों को डिफाइन नहीं किया गया है, वही जो आपत्ति 2015 में सुप्रीम कोर्ट को भी थी, जिसकी बिना पर उसने प्रावधान निरस्त किया। बस फर्क यह है कि अब केरल सरकार का नया कानून बोलता है कि जिन शब्दों के मायने इस कानून में नहीं है, यानी कि स्टेट पुलिस एक्ट में नहीं है, तो उनको समझने के लिए आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तमाम कानूनों के तहत उसकी व्याख्याएं मानी जाए, जो आईपीसी में उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, उसको हम मानेंगे और फिर अप्लाई करेंगे कानून को। लेकिन आईपीसी में मानहानि के अलावा किसी और शब्द का जिक्र नहीं है। यानी कोई शख्स ये सोच कर लिखे कि अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे के तहत वो जायज टिप्पणी कर रहा है, मगर केरल सरकार उसी टिप्पणी को अपराध की श्रेणी में रखते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज सकती है 3 साल के लिए, क्योंकि हमें आपकी बात पसंद नहीं आई। हम तय करेंगे कि हमें आपकी कौन सी बात पसंद आएगी, कौन सी नहीं पसंद आएगी। अब चूंकि यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो जाहिर है हाईकोर्ट में जब इसकी सुनवाई चलेगी तो सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले की रोशनी में ही यह सुनवाई होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लेफ्ट और राइट बहुत मुद्दों पर एक जैसे ही हैं। ताजा खबर यह मिली है कि भारी विरोध के चलते केरल सरकार ने फिलहाल इस अध्यादेश के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी है। मेरा आज का सवाल, क्या केरल सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ ये कानून वापस ले लेना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।